जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं लाडले। जिस प्रकार आपके एग्जाम के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसी प्रकार से आज आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट मैं बिल्कुल लेके आया हूँ। दोस्तों, सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी चैनल पे नए बनते हैं सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई चैप्टर से अलग से वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, सर उस टॉपिक से, उस पर्सन से रिलेटेड कुछ वीडियो हमें प्रोवाइड करवाइए। तो आज का जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो 9 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर को हम करने जा रहे हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जिनका सपना है कि अब की बार वर्दी लेनी है तो भाई लगे रहो, वर्दी आपको अवश्य मिलेगी। मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी मिलेगा। माता पिता की आंखों में आपने आंसू देखे हैं, बट अब आगे आप माता पिता की आंखों पे आंसू नहीं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखोगे कि मेरा बेटा यानी कि सफलता की ओर बढ़ता हुआ या सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया? प्रश्न दिया गया पहला विश्व क्रिकेट कब शुरू किया गया था, यानी कि जो आईसीसी 1 दिवसीय यानी कि वनडे मैच की बात कर रहे हैं, एक दिवसीय मैच की बात कर रही है। एक दिवसीय एक दिवसीय एक दिवसीय एक दिवसीय यानी कि 50 ओवर जो हम करते हैं, 50 ओवर, इनकी शुरुआत कब हुई थी? हालांकि आपको पता है खूब सारे हो चुके हैं। जैसे सबसे पहले ये खेला गया था 1975 में, फिर उसके बाद में 1979 में, फिर उसके बाद में 1983, 1983 के बाद में 1987, 1987 के बाद में आपके 1992, 1996, 1996 के बाद में 1999, 99 के बाद में 2003, 2007, फिर उसके बाद में ये 2011 में होता है, फिर उसके बाद में ये 2015 और 15 के बाद 2019 और 19 के बाद 2000 आपके 23 और 2000 अब कब होगा? 27 में। ये कहाँ होगा? 2027। ये भी हम आपसे बात करेंगे। किस देश ने कौन सी ट्रॉफी जीती थी? इंपोर्टेड क्या है? भारत ने कितनी बार जीती? पेपर में आता है सबसे ज़्यादा ट्रॉफियाँ जीती किसने थी? याद रखना, सबसे पहले वेस्ट इंडीज ने ट्रॉफी जीती थी 1975 में, और दूसरी बार ट्रॉफी जीती थी आपके वेस्ट इंडीज नहीं, लेकिन यहाँ पर उप विजेता रहा था भारत। तीसरी बार भी फाइनल में वेस्ट इंडीज है, लेकिन अब की बार भारत ने वेस्ट इंडीज को क्या कर दिया? हरा दिया। तो यानी कि तीसरी बार या तीसरा जो एक दिवसीय वर्ल्ड कप था वो किसने जीता? तो याद रखना, यहाँ पर जो जीता गया था ये कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। कपिल देव की कप्तानी में 1983 का। उसके बाद में याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने खिताब ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ने। और उसके बाद आपका खिताब ले लिया पाकिस्तान ने। किसने ले लिया? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के बाद खिताब ले लिया श्रीलंका ने। किसने ले लिया? श्रीलंका ने। फिर आपके खिताब ले लिया ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया। फिर आपके खिताब लिया ऑस्ट्रेलिया ने, फिर आपके खिताब लिया ऑस्ट्रेलिया ने। यानी कि लगातार ऑस्ट्रेलिया 3 बार और जीत गई। फिर दोबारे महेंद्र सिंह की धोनी में ये 2011 का खिताब किसके पास चला गया? इंडिया, यानी कि धोनी की कप्तानी में। धोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप जीता, ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में 2015 का खिताब किसने जीता? तो याद रखना फिर से आपके ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद में 2019 का खिताब रोमांचक बहुत था, लेकिन ये न्यूजीलैंड जीत नहीं पाई, और जीता कौन भैया? आपके इंग्लैंड। कौन जीता? इंग्लैंड। लेकिन 2023 में भारत हार गई, रनअप रह गई, भारत रनअप रह गई, लेकिन खिताब किसने जीत लिया? आपके ऑस्ट्रेलिया ने। तो सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने वाली टीम का अगर नाम पूछ ले तो याद रखना, क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 1, 2,
3 4 5 6 6 बार आईसीसी 1 दिवसीय मैच को जीती है, 1 दिवसीय मैच, वनडे। लेकिन आगामी 2027 कहां पर खेले जाएंगे, इनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी याद रखना, ये आपके 3 जगह होंगे, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और एक आपके जिम्बाब्वे। तो ये 3 जगह 3 देश मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, 2027 में। आईसीसी की आपसे पूछ लेता है, आईसीसी जो एक सीरीज है, इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय आपके क्रिकेट परिषद, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में, जिसका हेडक्वार्टर याद रखना दुबई में। कहाँ पड़ता है? दुबई में। एक छोटा सा प्रश्न, आपके कुछ दिनों में दिसंबर माह तक आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो अमित शाह के बेटे जय शाह यहां बन जाएंगे। आपको ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक प्रश्न और याद रखिए, पहला विश्व क्रिकेट कब हुआ था? तो यहां पे उत्तर क्या बनेगा आपके? 1975 में। 1975 में 2 टीम थी आमने सामने, एक वेस्ट इंडीज वर्सेस आपके ऑस्ट्रेलिया यहां पर रही थी उप विजेता, और जबकि विजेता कौन रही थी यहां पे? तो याद रखना आपके वेस्ट इंडीज। ये इंपॉर्टेंट पर्सन यहां बनता है, ये आपको याद रखना। लेकिन कई बार पेपर में आता है, सर हमें आईसीसी वर्ल्ड कप की बजाय आप बताइए T20। आपसे मैं बात करना चाहता हूं, जो T20 ये भी कौन फॉर्मेट करवाता है? आईसीसी करवाती है। तो T20 याद रखना, इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो याद रखना 2007 में धोनी की कप्तानी में ये जीता गया। धोनी की कप्तानी में इसे जीत ली गई 2007 की। फिर उसके बाद में 2024 में दोबारा इसे जीता, और जीतने का खिताब किसके पास था? रोहित के पास, रोहित शर्मा के पास। एक ये प्रश्न और बन जाता है। प्रश्न आता है T20 भारत ने कितनी बार जीता है? T20 तो याद रखना ये 2 बार जीता है। और आईसीसी वर्ल्ड कप ये भारत ने कितनी बार जीता है? तो ये भी याद रखना 2 बार जीता है। सबसे ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट की जो फॉर्मेट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो ट्रॉफियां है, वो भारत के महेंद्र सिंह धोनी के पास सबसे ज़्यादा ट्रॉफी है। याद रखना, उसे वर्ल्ड कप 50 ओवर का, वर्ल्ड कप आपके 20 ओवर का, और आपके चैंपियन ट्रॉफी खूब सारी। और चेन्नई के वो कप्तान है, तो चेन्नई में 5 बार, और 5 बार मुंबई इंडियंस भी जीती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना आप। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कई बार पेपर में आता है कि सर क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है? जन्मदाता देश याद रखना इंग्लैंड है। लेकिन क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? नेशनल खेल है। तो नेशनल याद रखना, एक तो आपके इंग्लैंड और एक प्लस में ऑस्ट्रेलिया का। इन 2 देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। जबकि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट की इतनी लोकप्रियता नहीं है। सबसे ज़्यादा जो खेला जाता है उसका नाम है फुटबॉल। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा क्रिकेट कौन सा खेला? सबसे ज़्यादा खेल फुटबॉल। क्रिकेट को जहाँ खेलते 2 स्टंप के बीच की जो दूरी है उसे 22 गज के रूप में मापा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? थोड़ा सा बताने का कार्य करता हूं। ये आपके फ्लैग है, ये आपका फ्लैग है। फ्लैग के एक क्षैतिज पट्टी यहां पे, एक क्षैतिज पट्टी यहां पर। अब आपने देखना
कि फ्लैग में आपको एक अशोक चक्र मिलेगा जो सारनाथ से लिया गया है। यह आपको एक अशोक चक्र मिलेगा। कई बार प्रश्न आता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि इसको क्या बोलते हैं, तिरंगा। तिरंगे की अगर बात आ जाए, इसका एक तो अनुपात पूछेगा, अनुपात तो याद रखना लंबाई चौड़ाई 3:2, यानी कि लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई हो गई, ये आपके चौड़ाई हो गई। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। उसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जनक किसको बोलते हैं, जनक। तो राष्ट्रीय ध्वज का जनक है मैडम भीका जी कामा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन है, वास्तुकार। तो याद रखना पिंगली वेंकैया। अब प्रश्न आता है राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्र या संविधान में कब पारित किया, संविधान में पारित। तो याद रखोगे आप 22 जनवरी 22 जुलाई 1947 को। इसके जो ऊपर जो रंग है लाडले, ये वाला जो रंग है इसे बोलते हैं गहरा केसरिया, जिसका अर्थ है साहस यानी कि शक्ति, ताकत। जबकि नीचे जो रंग है इसका नाम है आपके हरा, जो उर्वरकता, विकास या हरियाली का प्रतीक। बीच का जो रंग है बीच में, तो ये याद रखना सफेद, जो शांति का प्रतीक है, शांति। और जो अशोक चक्र का रंग है यानी कि चक्र, और चक्र में 24 तिल्लियां, इनका जो रंग है वो याद रखना गहरा नीला। तो सबसे ऊपर रंग कौन सा हो गया आपके, तो याद रखना केसरिया। एक प्रश्न और सुनना, आपके ध्वज में कुल रंग पूछे तब आपको 3+1 करना है बराबर 4। 3+1 करना है बराबर 4। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनता है, आपको याद रखना है। हर एक चीज़ मैंने आपको समझाने का कार्य किया है। अक्सर पेपर में आता है कि राष्ट्रीय ध्वज का वास्तुकार कौन है, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग कैसा है, राष्ट्रीय ध्वज में कुल रंग कितने हैं, राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान में कब पारित किया गया, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम तिरंगा के नाम से पुकारते हैं, जिसे 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्मारक लाल किला पे 15 अगस्त को भारत या किसी मुख्य अन्य देश के अतिथि प्रधानमंत्री के द्वारा, जबकि 26 जनवरी को भारत या अन्य देश के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन याद रखना भारत के प्रत्येक नागरिक भारतीय तिरंगे का सम्मान करेगा, रक्षा करेगा और वो अपने घर पे इनको फहरा सकता है, लेकिन 24 घंटे भारतीय तिरंगे के ऊपर प्रकाश रहना चाहिए। सुबह के समय जो प्रकाश मिल रहा है वो सूर्य देवता, लेकिन रात्रि के समय जो प्रकाश है वो आर्टिफिशियल लाइट के माध्यम से इसके ऊपर जरूर होना चाहिए। झंडा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, झंडे के ऊपर आपके अंधेरा नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है भारतीय संविधान या तिरंगे का अपमान किया जाता है या अपमान माना जाता है। तो भारतीय तिरंगे में संशोधन ये किया गया 2009 से कंटिन्यू प्रत्येक व्यक्ति फहरा सकते हैं। उससे पहले था
लेकिन सुबह शाम ही फहरा सकते थे, रात्रि के समय से उतारना होता था। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिएगा नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय प्रतीक तो सुना होगा आपने। राष्ट्रीय प्रतीक, प्रतीक का नाम क्या है जिसे बोलते हैं अशोक, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। और इस अशोक स्तंभ को कहां से लिया गया, कहां से लिया है, लिया है तो याद रखना सारनाथ, सारनाथ के अशोक, ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अब कई बार प्रश्न आता है कि जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे की ओर एक शब्द अलग से लिखा गया, हालांकि यह शब्द, ये वाक्य नहीं था, इसे बाद में लिखा गया। अगर प्रश्न आ जाए क्या सारनाथ में अशोक चक्र, अशोक स्तंभ के नीचे क्या सत्यमेव जयते लिखा था, तो आप बोलोगे कतई नहीं लिखा, भारतीय संविधान के द्वारा इसे बाद में लिखा गया, मेंशन किया गया। और ये अशोक चक्र के नीचे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, नीचे, सत्यमेव जयते, जिसको मुंडोक उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद, जो हिंदू धर्म में हिंदू रचनाएं या ग्रंथ जिनको रखी जाती है उन्हें उपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपनिषद। तो सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है, तो याद रखना मुंडोक उपनिषद से। कहां से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में आपको। एक बात और सुनिए, महाभारत नामक रचना किसके द्वारा की गई, वेद व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा। अब सुनना, रामायण की रचना किसने की, रचना तो याद रखना महर्षि, महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि। अर्थशास्त्र नामक की रचना याद रखना चाणक्य के द्वारा, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक और प्रश्न होना, सत्यमेव जयते को याद रखना भारत, भारत रत्न, रत्न के पीछे भी लिखा है, पीछे। अशोक स्तंभ के तो नीचे लिखा है, जबकि भारत रत्न के पीछे उत्कीर्ण है क्या, सत्यमेव जयते, जो हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय पंक्ति। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई की बजाय सबसे पहले चौड़ाई पूछ लिया। अब यहां पे बच्चों के जब भी क्वेश्चन बनेगा तो यहां बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी। यहां क्या पूछ लिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया वो याद रखना, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताया मैंने, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, जिसमें चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है। तो यहाँ अपोजिट कर दिया, तो आपको आंकड़ों को पलट लेना है, तो यहाँ कर देना है अनुपात 2 अनुपात 3, यानी कि यहाँ चौड़ाई व लंबाई का अनुपात अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। अगर परीक्षा में देख लेना पेपर में पूछना क्या चाहता है, कई बार क्या होता है पेपर में और कुछ पूछ रहा है और आप उत्तर गलत दे रहे हो। यहाँ पेपर में उसकी विड्थ पूछ रहा है, ये वाली तो बाद में पूछिए। ये हो गई आपके चौड़ाई और ये हो गई आपके लंबाई। लंबाई पूछे तो 3, चौड़ाई बोले तो 2। एक छोटा सा प्रश्न कई बार आता है कि राष्ट्रीय ध्वज वर्गाकार है या आयताकार है। मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा है कि जो हमारा तिरंगा है, तिरंगा, तिरंगे की आकृति, आकृति, आकृति वर्गाकार है या आपके आयताकार है, आयत की शेप में है या वर्ग की शेप में है। बताइए, 2 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन संख्या बी, तिरंगे की आकृति वर्गाकार या आयताकार। अवश्य कमेंट करें। जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच, ये कई सारे प्रश्न बनते हैं यहां भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में सुनते चलना, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा सीमा रेखा भी है, रेखा, जिसे 17 अगस्त 1947 को बनाया, जिसका नाम है रेड क्लिफ, जिसकी लेंथ है आपके 3323 किलोमीटर। सुनना एक प्रश्न और, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तो शिमला समझौता 1972 में, एक आपको याद रखना ताशकंद समझौता 1966 में, एक याद रखना है आपके सिंधु नदी जल समझौता 1960 में, ये भी कई बार पेपर में आता है। एक याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक थार एवं समझौता एक्सप्रेस, क्या चलती है, रेल गाड़ियां। कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं, 2 रेलगाड़ियां। एक प्रश्न और याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल 3 बार युद्ध, एक आपके 1999, एक आपके 1971 और एक आपके 1965। इस 1999 की लड़ाई को बोला गया है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध जो मार्च से लेकर जुलाई तक चला, मार्च से लेकर, जाओ फिर क्या लिया हुआ, कारगिल युद्ध मार्च से लेकर जुलाई। याद रखना आपके कारगिल विजय दिवस कब आता है, कारगिल विजय दिवस, तो याद रखना 26 जुलाई को, 26 जुलाई को। पाकिस्तान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था खान अब्दुल गफार खां, जिसे प्रथम भारततन विदेशी व्यक्ति के रूप में दिया गया, विदेशी। और कब दिया गया, 1987 में। तो कई बार ये पेपर में आ जाता है कि भारततन नामक जो पुरस्कार है वो कौन से विदेशी को सबसे पहले दिया गया, तो पाकिस्तान का व्यक्ति जिसे फर्टियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफार खां को दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो कार्य करती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कई समझौते हुए, एक शिमला समझौता 1972, एक आपके ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में, और वहीं पे 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की क्या होती है, मृत्यु। ऐसे प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री की। उसके बाद में सिंधु नदी जल समझौता 1960 में किया गया, पेपर में आते हैं ये। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल 3 लड़ाइयां हुई हैं, एक 1999 की जिसे कारगिल युद्ध के नाम से पुकारा गया। इस कारगिल युद्ध में और 1971 में जो बांग्लादेश आजाद हुआ, और 1965 में, तीनों लड़ाइयों में भारत ने विजय हासिल किया। लेकिन 1962 में चीन ने हम पे धावा बोला और हैवी रहे, भारत उस समय चीन से हार गया। सुना मेरी बात, अगर प्रश्न आ जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब होता है, तो बताओगे 1999 में। और कारगिल युद्ध के समय भारत का पीएम कौन था, तो पीएम याद रखोगे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी और वाजपेयी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मेरी बात आपको गौर से समझ में आ रही है, अच्छे से चीजों को समझ भी रहे हो।
मैं क्या बोल रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध पूछेगा तो ये 3-4 बातें हैं जो मोटी मोटी जो अक्सर पेपर में आती है। कई बार ये आता है कि जो पाकिस्तान नामक शब्द है, ये शब्द किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने। लेकिन पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान देश का जनक भी कहा जाता है, यह भी याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व याद रखना एक रोलेक्ट एक्ट या इसे बोलते हैं काला कानून अंग्रेजों ने चला दिया, जो 1919 में, ठीक है ना, फरवरी 1919 में ये कानून चला दिया, जिसमें लोगों को पकड़ रहे हैं, लोगों को बंद कर रहे हैं, मार रहे हैं। जिसे ना अपील, ना वकील, ना दलित, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी के द्वारा इसे काला कानून कहा गया। और इस काला कानून का विरोध किया। इस काला कानून का क्या किया, विरोध किया, विरोध। और विरोध दो व्यक्तियों ने किया, एक सैफुद्दीन किचलू और एक और था सत्यपाल जीत। इन दो व्यक्तियों ने काला कानून का विरोध किया। और यह घटना कब की, 10 अप्रैल 1919। भारतीय जनता इनके साथ ये विरोध कर रहे हैं। तो ये कई बार प्रश्न आता है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना घटी थी। तो याद रखना रोलेक्ट एक्ट का विरोध किसने किया, सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल जीत के द्वारा। बाद में इनको मरवा दिया जाता है। मेरी बात सुनना ध्यान से। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटा था वह 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को बताते हैं कि भारत के अमृतसर में बैसाखी के त्योहार पर खूब बड़ा मेला भरा हुआ। उस क्षेत्र के चारों तरफ मकान ही मकान, लेकिन बाहर जाने का एक लगभग 3 से 4 फीट, कई किताबें ऐसा बताते हैं 3 से 4 फीट एक रास्ता था, सकरा रास्ता। उस बंद घेरे में लोग मेला देखने के लिए, और बाहर लाखों की भीड़ में सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल जीत के लिए आवाज उठाते, इनको बचाने के लिए, इस कानून को खत्म कराने के लिए। और क्या पता कि यह घटना घट जाएगी क्या। जो लोग मेले में आए लेकिन आंदोलन में शामिल नहीं, फिर भी उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। बताते हैं कि खूब हजारों लोग मारे गए। लेकिन जलियांवाले बाग हत्याकांड में ब्रिटिश आयोग के द्वारा एक हंटर कमेटी लेके आए, और हंटर आयोग ने 379 मृतक लोगों की संख्या बताई गई, मृतक लोगों की संख्या बताई। लेकिन जलियांवाले बाग के क्षेत्र में 480 प्लस मृत लोग की जानकारी आज भी आपको देखने को मिलती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर गोलियां चलाई गई, तो याद रखना ओ जनरल डायर के द्वारा यहां गोलियां चलाई गई। ओ जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने यानी कि बहुत गर्व का कार्य किया, इसे सम्मान, इसे सराहा गया, इसे इनाम में तलवार भेंट की गई और बोला गया तू पंजाब का शेर है। इसे शेरे पंजाब की उपाधि भी दी गई, किसे, जनरल डायर को। और जनरल डायर ने घटना कब घटवा दी, 13 अप्रैल 1919 को। यह घटना कहां घटती है, अमृतसर में। तो कई बार आता है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में मृतक लोगों की संख्या, मृत्यु यानी कि मृतक लोग याद रखना 379। यही आपको आंकड़ा याद रखना है। तो अब कई बार क्या प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में महात्मा गांधी इससे पहले अंग्रेजों का खूब सहयोग दिया। बाद में इसी आंदोलन के बाद
बात याद रखना, असहयोग आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन। और ये कब चला गया? 1920 में। जो 1922 में गोरखपुर में चोरा चोरी नामक घटना घटने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। मेरी बात समझ रहे हो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार प्रदेश की राजधानी, ये राजधानी से प्रश्न बहुत याद रखना। और अंडमान निकोबार एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। और एक केंद्र शासित प्रदेश आज कितने हैं जिन्हें यूटी बोलते हैं? ये टोटल 8 है यूनियन टेरिटरीज, जिसमें दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली व दमन द्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो कई ये बार प्रश्न आ जाता है कि दमन, दादरा व केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नए कौन से हैं, नए यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं? तो एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख, ये दोनों नए हैं। इनका जो गठन किया गया वो 31 अक्टूबर 2019 को। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है? बड़ा, और बड़ा किसमें? एरिया में। तो याद रखना आपके लद्दाख है। और यूटी क्षेत्र में सबसे छोटा कौन सा है एरिया में? तो याद रखना आपके लक्षद्वीप है। लेकिन बड़े में जनसंख्या पूछ लेगा कि जनसंख्या में बड़ा कौन सा है, जनसंख्या में, तो जनसंख्या में दिल्ली है। लेकिन छोटे में जनसंख्या पूछ लेगा किसकी कम है, तो याद रखना लक्षद्वीप की। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, पेपर में आता है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। और सुनना, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार का, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट को भारत का सबसे एंडिंग पॉइंट बोलते हैं, सबसे लास्ट बिंदु, अंतिम बिंदु, दक्षिणी बिंदु। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। पानीपत की लड़ाइयां, देखो युद्ध के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं। युद्ध से पहले मैं आपको जो मुख्य युद्ध है, प्रमुख जो लड़ाइयां हैं वो आपको बताना चाहता हूं, जो पेपर में फंसती है। एक याद रखना आप, पलासी का युद्ध, (1757) बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज पक्ष की ओर रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। एक और युद्ध रखिए आप याद, बक्सर का युद्ध। बक्सर नामक जगह पड़ती है बिहार में। बक्सर का युद्ध जो 1764 में, इसमें सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज पक्ष की ओर से हेक्टर मुनरो, और यहां हेक्टर मुनरो, फिर से हेक्टर मुनरो जीत रहा है। एक और याद रखिए आप, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। एक आएगा बिलग्राम का, बिलग्राम, जिसे कन्नौज भी बोलते हैं। ये दोनों युद्ध, एक 1539 में, एक आपके 1540 में। दोनों युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं, लेकिन जो बाद में सूर वंश के क्षेत्र से शेरशाह सूरी लड़ा, और दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय हासिल की, ये भी याद रखना। आगे सुनना, एक तो तराइन की पहली लड़ाई, एक तराइन की सेकंड लड़ाई।
एक 1191 और एक 1192। इसमें क्या बात है? दोनों लड़ाई में महाराणा प्रताप नहीं, कौन? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में विजय होता है और मोहम्मद गौरी दूसरे युद्ध में विजय होता है। तराइन नामक जगह कहां पड़ती है आपके, जिसे तरावड़ी, करनाल, हरियाणा के क्षेत्र में। आगे सुनना, अगर आपसे प्रश्न मिले कि खानवा का युद्ध 1527 में, एक साइड मेवाड़ के शासक राणा सांगा और एक साइड मुगल बादशाह बाबर। बाबर जीत जाता है, राणा सांगा हार जाता है। एक और याद रखिए, आपके घाघरा का युद्ध 1529। इस घाघरा के युद्ध में अफगान और मुगल बादशाह बाबर जीतते, अफगान हार जाते हैं। और सुनना मेरी बात, जो काम किया, एक आपको मिलेगा हल्दी घाटी, (1576) में, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आपस में लड़ती है। विजय अकबर की सेना को माना जाता है, लेकिन इतिहास, राजस्थान इतिहास में महाराणा प्रताप को भी विजय बताया गया। बताते 6-6 फुट से ऊंचे लंबे इनके भाले। महाराणा प्रताप का साथ देने वाले हाथी का नाम और घोड़े का नाम कमेंट करके बताओगे क्या था। सुनना, अब मेन कहानी क्या है। यहां एक शब्द दिया गया है, पानीपत। पानीपत कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। पानीपत आपके कहां पड़ता है? हरियाणा HR में। पानीपत में जो कुल लड़ाइयां हुई हैं, लड़ाइयां, वो याद रखना आपके 3 बार। एक आपके 21 अप्रैल 1526 को, एक आपके याद रखना 5 नवंबर 1556 को, एक याद रखोगे आप 14 जनवरी 1761 को। सुनना, इसे बोलते हैं फर्स्ट लड़ाई, इसे बोलते हैं सेकंड लड़ाई, इसे बोलते हैं थर्ड लड़ाई। अब मेन कहानी क्या है। पहले लड़ाई हुई थी, एक साइड आपके बाबर वर्सेस आपके इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया और बाबर जीत गया। और दूसरी लड़ाई में याद रखना, एक साइड था आपके बेराम खां जो अकबर का संरक्षक, और दूसरी साइड अंतिम विक्रमादित्य हेमू हार गया, बेराम खां अकबर जीत गया। तीसरी लड़ाई में याद रखिए, एक साइड था अहमद शाह अब्दाली और दूसरी साइड मराठे हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। तो ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान देना है। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या बी, 1761 में। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे कि जो पानीपत है, पानीपत से 2015 में नरेंद्र मोदी ने एक योजना चलाई थी, जो भारत में शिक्षा के जगत और लिंगानुपात में वृद्धि लाने के लिए। इस योजना का नाम, जो 22 जनवरी 2015 को पानीपत नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रस्तुत की जाती है, बताओगे सारे विद्यार्थी, कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न को देखोगे सभी बच्चे, क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों का शहर किसे बोलते हैं? ये झीलों से रिलेटेड बहुत आता है, ये शहर वाले शब्द याद रखना। यहां पर 2 चीजें सुनना। अगर आपसे पूछ ले नदियों का देश
तो बताओगे बांग्लादेश। अगर आपसे प्रश्न आ जाए नहरों का देश, नहरों का देश, तो बताओगे पाकिस्तान। अगर प्रश्न आ जाए सफेद सफेद हाथियों की, हाथियों का देश, तो बताओगे थाईलैंड को। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि हजार हजार झीलों की, झीलों का देश, तो बताओगे फिनलैंड। अगर प्रश्न आ जाए आपके सामने भारत में झीलों का शहर, तो बताओगे उदयपुर। और उदयपुर को बोलते हैं व्हाइट सिटी। और उदयपुर कहां पड़ता है? राजस्थान में। झीलों का जो शहर कहा गया वो किसे बोला गया है? आपके उदयपुर। जयपुर को कहा जाता है आपके पिंक सिटी। और भारत का पेरिस। जोधपुर को बोलते हैं सूर्य नगरी। और प्लस में ब्लू सिटी। अजमेर को बोलते हैं अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी। और इसे बोलते हैं राजस्थान का हार्ट, यानी कि राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी। झीलों का शहर किसे बोला गया है? तो देख सकते हो उदयपुर को कहा गया है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना। प्यासी भूमि की धरती किसे बोला गया है? ऑस्ट्रेलिया को। कोई दिक्कत है यहां तक? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, कि बैंकॉक राजधानी है। राजधानी से रिलेटेड बहुत प्रश्न आएंगे। जैसे मैं आपको कुछ कैपिटल के नाम लिखता हूं। एक नाम लिखा मैंने जयवर्धने, जयवर्धने कोटे, कोटेपुरम। एक राजधानी लिखी मैंने माले। एक राजधानी लिखी मैंने सिंगापुर सिटी। एक राजधानी लिखी मैंने आबू धाबी। एक राजधानी मैंने लिखी आपके बगदाद। एक राजधानी लिखी मैंने तेहरान। और एक राजधानी मैंने लिखी यहां पे मनीला। एक और लिख दी टोक्यो। ये राजधानी किसकी है? देखो, जो जयवर्धने कोटेपुरम ये श्रीलंका की नई राजधानी है। माले पूछे तो किसकी है? मालदीव की। सिंगापुर सिटी पूछे तो किसकी है? सिंगापुर की। आबू धाबी बोले तो किसकी है? यूएई, संयुक्त अरब इमारात। बगदाद बोले तो किसकी है? याद रखना, इराक की। तेहरान बोले तो किसकी है? ईरान की। और मनीला बोले तो किसकी है? फिलीपींस। और टोक्यो बोले तो किसकी है? जापान की। और सुनना, जो मेन है काम की, जैसे एक नाम मिलेगा आपको ओटावा। ओटावा ये कैपिटल है। ये एक मिलेगा वाशिंगटन डीसी। एक मिलेगा कैनबरा। एक मिलेगा आपको बर्लिन।
बर्लिन। एक मिलेगी आपको डबलिन, डबलिन। एक मिलेगी आपको भैया रोम, पेरिस, पेरिस, लंदन। अगर प्रश्न आ जाए ओटावा किसकी है तो आपको याद रखना कनाडा। वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन पूछे तो जर्मनी, डबलिन पूछे तो आयरलैंड, और रोम बोले तो इटली, और पेरिस बोले तो फ्रांस, लंदन बोले तो इंग्लैंड। ठीक है ना। तो यहां प्रश्न क्या पूछा है, राजधानी बैंकॉक जिसे सफेद हाथियों का देश बोलते हैं। याद रखना 1000 हाथियों की भूमि लाओस को, लेकिन सफेद हाथी का देश तो याद रखना थाईलैंड को। एक बार सारे विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लोगे और एक बार इसकी क्विक रिवीजन करोगे, फटाफट से रिवीजन। हाँ, एक बार सुनना, अगर आपसे पूछ ले जयवर्धने कोटेपुरम कहाँ की कैपिटल है, तो ये नई राजधानी है किसकी, श्रीलंका की। किसकी भैया, श्रीलंका की। एक बात ये याद रखना अच्छे से। उसके बाद में माले किसकी है, मालदीव की। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी सिंगापुर की। आबू धाबी यूएई की। बगदाद इराक की। तेहरान आपके ईरान की। ठीक है। और मनीला फिलीपींस। जापान की टोक्यो हो गई। इंग्लैंड की लंदन हो गई। फ्रांस की पेरिस हो गई। रोम इटली। डबलिन आयरलैंड। जर्मनी की क्या है, बर्लिन। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। वाशिंगटन की यूएसए। ओटावा आपके कनाडा की। एक बात और याद रखिए, अगर प्रश्न आ जाए कि ओस्लो राजधानी किसकी है, ओस्लो, तो याद रखना नॉर्वे। अगर प्रश्न आ जाए स्टॉक होम किसकी है, तो याद रखना स्वीडन की। अगर प्रश्न आ जाए मास्को कहां की राजधानी है, तो याद रखना रूस की। अगर प्रश्न आ जाए नई दिल्ली राजधानी कहां की है, तो याद रखना भारत की। अगर प्रश्न आ जाए इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद किसकी है, पाकिस्तान की। अगर प्रश्न आ जाए काबुल किसकी है, तो याद रखना अफगानिस्तान की। अगर प्रश्न आ जाए थिम्पू राजधानी किसकी है, तो याद रखना भूटान की। अगर प्रश्न आ जाए काठमांडू कैपिटल किसकी है, तो याद रखना नेपाल की। किसकी है भैया, नेपाल की। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, म्यांमार देश की राजधानी का नाम क्या है। आज का जो आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था, उसको कंप्लीट किया मैंने। जिसने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से पहले के नहीं देखे, तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सारे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।